बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता उसे भारत के कई राज्यों की तरह एक बहुरंगी स्वरूप देती है। आप छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं में यहाँ की संस्कृति के विविध आयामों के दर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सपूतों ने कई क्षेत्रों में इसके गौरव को बढ़ाया है। उन सपूतों के गौरव गाथाओं का गान हमारी परंपराओं में है। इस इकाई की रचना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कलाओं की चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध विकसित करना और यहाँ के गौरवशाली व्यक्तित्व तथा उनके कृतित्व से उन्हें परिचित कराना है। इस इकाई में शामिल पाठ वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्र सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के समाज के शोषकों एवं तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष से विद्यार्थियों को अवगत कराता है। कविता गृह प्रवेश हमारे परिवेश में व्यक्तित्व के एकाकीपन को महसूस करने की संवेदना विद्यार्थियों में जगाती है और बताती है कि घर को एक गृहिणी सचमुच घर बना देती है। कविता के अंत में चिड़िया का वापस न जाने के लिए अंतःपुर में आ जाना घर को एक गृहिणी मिल जाने का प्रतीक है। इस इकाई में शामिल पाठ छत्तीसगढ़ की लोक कला में लोक कलाओं की विशिष्टताओं को रेखांकित कर छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, लोक नाट्यों में लोक नृत्यों तथा उन्हें जुड़े कलाकारों से परिचित कराया गया है। बच्चों, आज हम पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह, इसके लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र। जीवन परिचय। डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र का जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने MA PhD इतिहास एवं पर्यटन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त की है। सोनाखान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इनके शोध पत्र, लेख, विचाराधि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है। अतीत से ही छत्तीसगढ़ का देश एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म स्वभाव का मतलब है सभी धर्मों को मानने वाले भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म 1795 में हुआ था। इनके पिता राम राय सोनाखान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही 1818-19 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैनसन ने दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के बाद सोनाखान जमींदारों के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिजवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। 1830 में ईस्वी में राम राय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। नारायण सिंह धर्मपरायण थे।
रामायण महाभारत में उनकी रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। बाल्यकाल से ही तीर, धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी मतलब सरल भाषी, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और लोकोत्सव आदि में सम्मिलित होते थे। उन्हें अपने कबेरे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव भ्रमण कर जन समस्याएं सुनते थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, वृक्ष लगवाया, पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सोनाखान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब थे, जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण करके नंदनवन का रूप दिया था। उनके पिता ने जीते जी परंपराएं शुरू की थी। उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने उनका पालन किया। अन्याय और शोषण के विरुद्ध वीर नारायण सिंह अल्पवायु में ही अपने पिता के संघर्षों में भी साथ रहते थे। उनमें अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह जैसे धैर्य एवं साहस तथा पिता राम राय जैसे जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली। जमींदार बनते ही उनके सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत किए। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी के बना मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी, नए ढंग से लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नई नीति का विरोध किया। 1835 से 1855 के बीच सोनाखान जमींदारों में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। वे अपने ग्रामों को पुनः मतलब फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत मतलब कोशिश किए। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अफगान, सिंध, मिस्र, बर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि मतलब आज भी सोनाखान जमींदारों की जागरूकता से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदार क्षेत्र में सुप्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया। सोनाखान जमींदारों से टकोली की अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वह अपने दंडित करने की प्रतीक्षा में था। उनके लिए वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचारपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हुआ। यह था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिससे नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे।
खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के लिए पास अन्न के विशाल भंडार थे। नारायण सिंह को यह असह्य था। जनता भूखों मरती रही। व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते थे, अतः नारायण सिंह ने भंडारों में ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह की चरित्र और ईमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्होंने कुछ लिया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मूल की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी थी और थोड़ा बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उन्होंने 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता बितानी अधिकारों को चुनौती थी। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि टूट पड़ी। उसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह से रायपुर जेल से निकालने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर उन्हें पकड़वाने हेतु 1000 का इनाम घोषित करवाया। साथ ही उन्हें तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव बजाने लगे। नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शोगी नहीं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ऐसा हुआ कि नारायण सिंह के परिणामों के तनिक भी परवाह किए बिना अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी किया। वे बिजवाड़ जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहित्यिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों को एक सेना एकत्र में सफलता पाई। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोना खान पहुंचाने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दी। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह ने जेल से भाग निकालने और सोना खान पहुंचाने का समाचार जब मिला था, उसकी नींद हराम हो गई। रायपुर में अंग्रेजों की फौज, परंतु इलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का ही परिणाम था। नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने पर इसलिए इलियट को पूरे 20 दिन लग गए। जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ था और छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना था। जिले के अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोना खान गांव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोना खान की ओर आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी कराकर मजबूत दीवारें खड़ा करवा दी गई। निकट के गांवों में रसद, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठे किए गए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी, तो वीर शहीद नारायण के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से
बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए। उन्होंने शपथ ली कि वे नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं। यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य वीर नारायण सिंह ने किया। उनकी की सेना के किसान की भर्ती हुई। उनके पास न तो पर्याप्त हथियार था और न कोई सैनिक प्रशिक्षण हेतु उनके पास अटूट मनोबल था और स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प था। अत्याचार से अन्याय लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं था। देखते ही देखते सोनाखान गांव एक फौजी छावनी में बदल गया। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों एवं बंदूकों की झनकार पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष का पहला झनकार सोनाखान के जंगल से ही उठी थी। इसी बीच अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली। संध्या भाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका तथा अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण थी। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी की पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित किया तथा 80 सैनिक और नियुक्त किया। स्मिथ अपने फौजी तैयारी में रायपुर 20 दिन के लिए, खरौद में 8 दिन लग गए। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले नीमतला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह में खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। जयचंदों एवं मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ बेचा है। देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोनाखान से बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सकी। सोनाखान जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा किले के समान सोनाखान की ओर प्रवेश सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1957 को प्रातःकाल देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और सिवनी नारायण का बाला पुजारी भी साथ थे। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। स्मिथ की फौज जब सोनाखान से 3 फर्लांग दूर रह गई तब एक नाला पड़ा। उस नाला में समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर असकामात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। तोप और बंदूकों के हमले से प्रारंभ हुए। स्मिथ लिखता है, किंतु हम आगे बढ़ते रहे। सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोनाखान पहुंच गए। हरि ठाकुर का मत प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ, परंतु ठीक समय पर सैन्य की मदद से वह मिल जाने से आगे बढ़ते रहे और नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे। अतः नारायण सिंह जंगलों की ओर ताकि अवसर मिलते ही पुनः फिर से आक्रमण कर सके। स्मिथ ने लिखा कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। अन्य गांवों की तरह रिक्त था। हमने वहां गोली चालन किया और उसके घर से पहाड़ियों तक का पहरा लगवा दिया, किंतु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया जब तक कि कटंगी से लोग सहायता के लिए न आ जाए, ताकि दोनों ओर से हम हमला किया जा सके। पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोलाबारी कर वीर नारायण सिंह ने स्मिथ एक बारंगी लौटने का विवश कर सका। उसके बाद खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी।
गांव के लोग पहाड़ी पर यह दृश्य देख रहे थे। जंगल की दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना ने गोलियों की बौछार शुरू की। इसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों का लगातार आगमन देखा। जलते हुए सोनाखान ग्राम से उस पार पहाड़ियों की हलचल देखते हुए स्मिथ वह रात्रि बेचैनी में व्यतीत हुई। स्मिथ लिखता है कि वह रात अंधेरी थी, किंतु हमें चंद्रमा के प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ। सोनाखान धू धू कर चल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ के रण क्षेत्र के मुकाबले की तैयारी तो की थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा सोनाखान के राख के ढेर में बदल चुका है। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोनाखान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर रायपुर की ओर वापस चल दिया तथा 5 दिसंबर को रायपुर पहुंचा। नारायण सिंह उसके रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दिया और स्मिथ ने संबलपुर पर एक पत्र लिखा, निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजे, क्योंकि उस समय उसे जिले में थे। उसके व्यक्ति को भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में कई नियुक्तियां की जाए तथा नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द किया जाए। डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है कि मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6814 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया और 1857 की धारा 01 का अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। 9 दिसंबर 1957 को इलियट ने रायपुर स्थित 3रा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया उसे उषा काल में फांसी पर लटकाया जाए। अतः निवेदन है, आप इस कार्यवाही को देखने के लिए ज़रूरत पड़ी तो व्यवस्था रखने के लिए अपनी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं। अन्नू शंभू दयाल गुरु 10 दिसंबर 1857 की सुबह राजा तामिल कर दी भेंट। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। वीर नारायण सिंह को फांसी के कृकृत्य से जनता के आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर जनता के सैनिकों ने समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी 1858 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुए। उसका नेतृत्व वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी दी, जिसमें सभी जाति एवं सभी धर्म के लोग थे। शहीद नारायण सिंह को बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक सचेतना के संवाहक थे। इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है, स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधक रही थी। जेल के कैदियों में जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में यह चिर स्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोनाखाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नारायण सिंह की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह पर यह कहकर याद करती है, वीर नारायण, तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते हैं। अब भी सोनाखान से शहीदों व सेनानियों के बलिदान गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है बड़ी शान से।
बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस इकाई में सम्मिलित पाठ हमें छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं में यहाँ की संस्कृति के विविध आयामों का दर्शन कराती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सपूतों ने भी अपने त्याग, बलिदान से यहाँ से गौरव को शिखर पर पहुँचाया। अमर शहीद वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के शोषणों एवं तत्कालीन अंग्रेजों शासक के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष से विद्यार्थियों को अवगत कराता है। धन्यवाद।